MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और आज पहली बड़ी खबर थी जिससे आधी दुनिया डरी और घबराई हुई थी। रूस में भूकंप आया और आधी दुनिया कांप उठी है। रूस में जरा हालात देखिए, ये देख रहे हैं पुतिन के देश में भूकंप आते ही पहाड़ों की तस्वीर देखिए जरा, पहाड़ दरकने लगे। भूकंप की तीव्रता इस कदर थी 8.8 तीव्रता का भूकंप और देखिए पहाड़ कैसे गिर रहे हैं। भूकंप आया, धरती कांप रही है और देखिए पहाड़ से भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं। ये चारों तरफ धुआं भी आपको नजर आ रहा है पहाड़ दरकने का। ये तस्वीरें देखिए जरा, रूस की तस्वीरें, भूकंप के बाद पहाड़ गिरने शुरू हुए। डरा देने वाली है। सोचिए भूकंप की तीव्रता 8.8 थी, बाकी जगहों पर 5-6 आपने सुना होगा, लेकिन 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप, उसके बाद पहाड़ भी नहीं ठहर सके। घरों का हाल देखिए जरा, भूकंप आने के बाद घर में देखिए डर, खिड़की, दरवाजे, सोफे सब कुछ हिल रहे थे, कांप रहे थे। इस भूकंप में इतनी ज्यादा तीव्रता थी। Господи, боже мой! Стой, Ясочка, стой, Господи, боже мой! Когда успокоится все, Господи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, Господи! का भूकंप था। देखिए जरा फर्नीचर जो रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, कप, प्याले, कैटल सब कुछ गिरना शुरू हो गया। सोचिए घर के अंदर क्या मंजर आलम होगा जब इतनी तीव्रता का भूकंप है। लोगों में डर, खौफ, दहशत साफ उनकी आवाज में सुनाई दे रही। देखिए जरा घरों के पानी का हाल देखिए जरा, पानी हिल रहा है बाल्टी में और इतनी तेज भूकंप है कि पानी छलक कर बाहर आ जा रहा है। लोग अपने रोजमर्रा के काम में थे। एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ, पूरा सिस्टम हिलने लगा बुरी तरह से। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर मौजूद है और पेशेंट है बेड पर, और क्या दहशत होगी जो डॉक्टर पहले ही पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, ऊपर से भूकंप आ गया।
जो लोग सड़कों पर खड़े थे, सोचिए उनकी गाड़ियां हिल रही थी, गाड़ियां बुरी तरह से शेक हो रही थी, लोगों में डर, खौफ था। गाड़ियों को आप देख रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं और कांप रही हैं। लेकिन सोचिए जंगली जानवरों का क्या हाल होगा। आपको दिखाता हूं, जब भूकंप आ रहा था तो सील देखिए जरा, कूद कूद कर भाग रहे थे। ये आपको दिखाई दे रहा है समंदर किनारे, सील कूद कूद कर पानी में जा रहे हैं, उन्हें डर था। ऊपर से पहाड़ दरकने शुरू हो चुके थे, पीछे देखिए पहाड़ भी दरक रहे हैं। साथ पानी में छलांग लगा रहे हैं, ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए सील पानी में कूद रहे हैं। और इस भूकंप के बाद सुनामी का डर था, तो देखिए व्हेल मछली समंदर के किनारे आ गई। ये एक निशानी भी है, जानवरों को पहले पता चल जाता है, इसलिए देखिए व्हेल समंदर के किनारे आ गई थी, क्योंकि सुनामी का खतरा है। पहले से ही जानवर सेंस कर लेते हैं कुछ बड़ा खतरा है। तो रूस का हाल यह था। चीन का हाल देखिए जरा, चीन में बाढ़ आ गई है। चीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन में वाहन पानी में डूबे हुए हैं।哇，这里涨水哦！ तो रूस हो गए, अमेरिका हो गए, इन सारे देशों में दहशत बढ़ गई थी। जरा देखिए जापान का हाल। जापान में भी व्हेल मछली समंदर के किनारे आ गई थी, क्योंकि समंदर के ये जो जीव हैं, इन्हें पहले से ही एहसास हो जाता है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा आने वाली है। व्हेल मछलियों को आप देख रहे हैं जापान के समुद्री तट पर। अमेरिका में भी सुनामी का खतरा है। अमेरिका में देखिए पक्षी परिंदों को आप देख रहे हैं, आसमान में एकाएक सारे पक्षी उड़ने लगे। Боже мой! रूस में आए भयंकर भूकंप से आधी दुनिया हिल गई है। रूस में आए भूकंप ने प्रशांत महासागर को हिलाकर रख दिया। दुनिया के तमाम देशों पर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका से लेकर चीन और जापान से लेकर इंडोनेशिया तक हाई अलर्ट जारी किया गया। लोगों के समंदर के किनारे जाने पर रोक लगा दी गई। जापान में लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने का आदेश जारी हो गया। और आइए जरा आपको बताऊं कि सुनामी कहां कहां किन किन देशों में आ सकती है। ग्लोब आपके सामने आ रहा है, ये किन किन देशों को खतरा है सुनामी का। सबसे पहले रूस में सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा है। रूस के अलावा चीन है, वियतनाम है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां सुनामी आ सकती है। कुछ और मुल्क जिनमें मैक्सिको, पनामा और अमेरिका शामिल हैं। और सुनामी की आहट दिखाई भी देने लगी। तस्वीर में आपको दिखाऊं जापान की। जापान में देखिए जरा क्या हालात हैं। ये देखिए समंदर की लहरों से आपको अंदाजा होगा, समंदर की लहरें आगे आ रही हैं, बता रही हैं कि सुनामी आने वाली है।
और आइए अब दिखाऊं आपको कि तबाही कितनी हुई है, किन किन मुल्कों में सुनामी का खतरा है। मैंने आपको बताया, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो डराने वाले हैं इन देशों के लिए। यह है खतरा। सुबह 5 बजे रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। 8.8 रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी। यह दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। रूस में भूकंप पूर्वी प्रायद्वीप कमचटका में आया। भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 19 किलोमीटर की गहराई में था। 19.3 किलोमीटर की गहराई में। कमचटका पहाड़ों और ज्वालामुखी से दरअसल भरा हुआ प्रायद्वीप है, एक आइलैंड। ये वो इलाका है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है। यही दुनिया के 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। कमचटका के भूकंप ने प्रशांत महासागर में हलचल मचा दी है। इसे हिरोशिमा जैसे 14,000 परमाणु विस्फोट के बराबर माना जा रहा है। सोचिए जरा, ये जो भूकंप आया है, हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम मारा गया था, उसकी जो तीव्रता थी उससे 14 गुना ज्यादा तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप ने दुनिया के 12 देशों पर सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है और जापान के पूर्वी तट के पास कई फुट ऊंची लहरें नजर आईं। टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर भी खाली करा लिया गया है। जापान ने कहा है कि सुनामी की लहरें 1 से ज्यादा दिन तक आ सकती हैं और अमेरिका के अलास्का हवाई में सुनामी की पहली लहर टकराई है। कैलिफोर्निया में समंदर के किनारे से दूर रहने के निर्देश दिए गए। चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड जैसे तमाम देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सोचिए जरा, लेकिन यह अलर्ट पहले जारी किसने किया? यह अलर्ट पहले जारी हुआ बाकायदा पक्षियों के जरिए, जीवों के जरिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वेल नजर आ रही है, सील नजर आ रही है। दरअसल ये जापान, अमेरिका और रूस की तस्वीरें। ये देश ये बता रहे थे कि आखिर जो हालात बने हुए हैं वो हालात अलार्म है, वार्निंग है कि आपदा से पहले ये जो अलर्ट आपने लिया, जो जीव दे रहे थे, इस अलर्ट के मायने क्या है? यानी वेल मछली समंदर किनारे क्यों आ गई? पक्षी क्यों आसमान में उड़ने लगे? इसके पीछे भी वजह है। ये आप देख रहे हैं, वेल आ गई थी तट पर। गहरे समुद्र की मछलियां भूकंप जैसी आपदा दरअसल महसूस कर लेती हैं। इसमें ओरफिश और वेल जैसे समुद्री जीव व्यवहार फौरन बदलने लगते हैं। मछलियां समंदर में झटके और पर्यावरण का बदलाव फौरन महसूस करती हैं पानी में। ऐसा इनमें मौजूद संवेदनशील अंगों की वजह से होता है। दावा है कि रूस में भी भूकंप से पहले वेल किनारे पर आ गई, जबकि जापान में भी समुद्री जीवों ने समंदर को छोड़ दिया था। इसलिए जापानी संस्कृति में ओरफिश को भूकंप का शगुन मानते हैं। समुद्री जीवों के साथ पशु पक्षियों में बदलाव भी अनहोनी दर्शाता है। कहते हैं कुत्तों को भूकंप जैसी आपदा पहले ही पता चल जाती है। भूकंप तूफान आने से पहले कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे वजह है इनकी तीव्र इंद्रियां। कुत्ते तूफान से पहले वायुमंडल में दबाव महसूस करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पहले पक्षियों में अजीबोगरीब व्यवहार देखा गया है, जो मनुष्यों से पहले पर्यावरण के बदलावों को भांपने की क्षमता का संदेश है। अमेरिका में सुनामी के अलर्ट से पहले कैलिफोर्निया में पक्षी अचानक उड़ने लगे। विशेषज्ञ मानते हैं पक्षी आपदा से पहले आने वाली तरंगों को भांप लेते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गवर्नर हवाई के। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता था कि ये सिर्फ किनारे से आने वाली लहर नहीं है, बल्कि 3 फीट ऊंची लहरें समंदर तट पर सीधे टकराती हैं। ये एक लंबी लंबी लहर है जो बहुत जोर से तट रेखा से होकर जमीन पर आ रही है। इसलिए हम लोगों से समंदर से दूर रहने को कह रहे हैं। जो भूकंप आया रूस में वो 8.8 तीव्रता का था। ये अपने आप में बहुत इंटेंस, बहुत खतरनाक भूकंप माना जाता है। यकीन मानिए कि रूस में चींटी मक्खी भी नहीं मरी है 8.8 पर। लेकिन ये किसी और देश में आ जाए, भारत जैसे देश में आ जाए, ऐसा ना हो कभी, तो बड़ी तबाही हो सकती है। जैसे 10 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आएगा तो ऐसे भूकंप में शायद ही धरती पर कोई बचे। 9 से 9.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आएगा तो पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से का नाश हो जाएगा। मैदानी धरती खेत की तरह लहराने, जैसे आपने देखा खेत लहराते हैं, वैसे धरती लहराने लगेगी और इमारतें लहराने लगेंगी। ऐसे प्रलय की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं आप। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल, बड़े बड़े पुल ढह सकते हैं।
जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है, शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। ऐसा ही भूकंप रूस में आया है। 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो बहुत तीव्र कंपन होता है, विनाशकारी भूकंप इसे कहा जाता है। जानमाल का काफी नुकसान होता है, इसमें बड़ी इमारतें गिर सकती हैं, सुनामी आने का खतरा और बढ़ जाता है। अगर भूकंप 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर तीव्रता है तो पूरे शहर में भूकंप महसूस होता है। कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की भी नींव दरक सकती है और दुनिया में हर साल 200 भूकंप आते हैं इस तीव्रता के। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस हो या फिर जापान हो, उनमें इतनी तीव्रता का भूकंप आया फिर भी सहने की क्षमता है। जैसे उदाहरण के लिए जापान दिखाऊं मैं आपको। जापान में भूकंप आया तो सायरन लगे थे, सायरन बजने लगे जापान में। और उसके बाद सुनामी का खतरा भाप कर देखिए, छतों पर लोग आ गए क्योंकि वहां पहले से वो तकनीक, वो सिस्टम लगाया गया है, तैयार किया गया है। तो जापान में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। कैसे जापान ये भूकंप झेलता है? दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। हर साल करीब 1500 से 2000 तक भूकंप आते हैं जापान में। जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और इन प्लेट्स में हरकत की वजह से ही भूकंप आते हैं। सवाल है, इतने भूकंप के बाद भी जापान के लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं? भूकंप से निपटने के लिए जापान आधुनिक सिस्टम जापान ने विकसित किया है और यह सिस्टम भूकंप के शुरुआती झटकों की पहचान करता है। कुछ सेकंड के अंदर अलर्ट जारी किया जाता है। टीवी, रेडियो, मोबाइल, सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट करते हैं। जापान इसी तरह सुनामी का भी अलर्ट जारी करता है। जापान ऐसा देश है जहां हर इमारत भूकंप रोधी है। जापान में भवन निर्माण के लिए भी सख्त नियम है और इमारतें लचीली सामग्री और तकनीक का उपयोग कर किया जाता है जो भूकंप के झटकों को सहन कर लेती हैं। पुरानी इमारतों को विशेष तकनीक से भूकंप रोधी बनाया जाता है। सड़कें, पुल और रेलवे सिस्टम को भी भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाता है। जापान की इमारतें 7 से 8 तीव्रता के भूकंप में सुरक्षित रहती हैं। 2011 में टोक्यो की गगनचुंबी इमारतें बड़े झटकों के बावजूद बची रहीं। भूकंप, सुनामी से बचाव के लिए जापान भारी निवेश करता है। आइए, यह वजह है कि जापान में इतना भूकंप आने के बावजूद वहां की इमारतों को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देश की। कैसे 3 आतंकियों को मारा गया, 48 घंटे में 2 और ठोक दिए गए। आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। ये आतंकी मारे गए और अलकायदा की एक आतंकी को पकड़ा गया है। 3 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत मारा गया और ये जंगल में छिपे हुए थे ये तीनों आतंकी। और इन्हें कहां छिपे थे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये वो जगह है जहां ये छिपे हुए थे। इस जंगल तक रिपब्लिक भारत पहुंचा है जहां इनका एनकाउंटर हुआ, जहां फायरिंग हुई और उस फायरिंग में ये गिरा दिए गए। जरा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए इस एनकाउंटर साइट की। इस वक्त हम बिल्कुल उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर ऑपरेशन महादेव को जो है चलाया गया। ये आपको मेरे विजय दिखा सकते हैं। ये वही जंगल है, लदवस के जंगल है, जहां पर 3 लश्कर के आतंकी को जो है सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया गया है। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर ये घने जंगल है जहां पर वो आतंकी जो है यहाँ पर अपना सहारा लेके, जो नेचुरल केव्स होती है जंगलों में, जैसा मेरे विजय आपको यहाँ से दिखा पाए कि किस तरह से घने जंगलों का इलाका है जहां पर आतंकियों ने अपनी एक नेचुरल हाइड आउट जो है बनाई हुई थी। लेकिन सुरक्षा बलों को जो है इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला और 3 आतंकियों को जो है यहां पर ढेर कर दिया गया। जैसे ये सुरक्षा बल के जवान जो है यहां इस स्पॉट पर जो अप्रोच कर रहे थे, वही आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी गई, जिसमें 3 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। तो आपने हमारे सहयोगी की उस जगह से रिपोर्ट देखी जहां 3 आतंकी मारे गए, 2 और ठोक दिए गए। ये पुंछ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ वक्त पहले की। यहीं पर जंगलों में दोनों आतंकी छिपे हुए थे। दोनों आतंकियों को यहीं ढेर किया गया है। आइए आपको बताऊं, ये जो ऑपरेशन था जिसमें 2 और आतंकी मारे गए हैं, पहले वाले ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शिव शक्ति। सावन का महीना भी चल रहा है। पहला महादेव और दूसरा शिव शक्ति। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पुंछ में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया
और सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास 2 आतंकियों को मारा है। मौके से 3 हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। देर रात देगवार सेक्टर इलाके में संदिग्ध गतिविधि का पता चला। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। सेना और खुफिया एजेंसियों को पहले इसकी जानकारी मिली थी। कुछ आतंकी पुंछ में घुसपैठ की योजना बना रहे थे। सोमवार रात को जैसे ही एलओसी के पास संदिग्ध हलचल हुई, सेना ने सतर्कता बरतते हुए पूरे इलाके को घेर लिया। घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ललकारा। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए और इस ऑपरेशन को शिव शक्ति नाम दिया गया। सावन में भगवान शिव से प्रेरित होकर यह नाम रखा गया, जो राक्षसों के नाश का प्रतीक माना जाता है। 3 दिनों में सेना का दूसरा एनकाउंटर है और इससे पहले सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को भी मार गिराया। इसमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान भी शामिल है। इस ऑपरेशन को महादेव नाम से चलाया गया था। अब इस ऑपरेशन के बाद बड़ा एक्शन हुआ है आतंकवाद पर और उसकी कमर तोड़ दी गई है। 4 अलकायदा के आतंकी पकड़े गए। पिछले दिनों गुजरात एटीएस ने पकड़ा। अल कायदा जिससे जुड़ा था उसामा बिन लादेन, अल कायदा जिससे जुड़ा था अल जवाहिरी, उस संगठन के साथ इनके ताल्लुक थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। अब एक लड़की को पकड़ा गया है जिसका नाम शमा परवीन है और इसका ताल्लुक और संबंध अल कायदा से बताया जा रहा है। शमा को गिरफ्तार किया है गुजरात एटीएस ने और उसके बाद देखिए अगली तस्वीर दिखाऊं। शमा को कोर्ट में पेश किया गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस ने कोर्ट में पेश किया और एटीएस ने शमा की रिमांड भी ली है। रिमांड में लेकर एटीएस शमा से पूछताछ कर रही है। तो अलकायदा के अब तक ये 5 आतंकियों को पकड़ा गया है। ये देख रहे हैं, फरदीन शेख, मोहम्मद कैफ, फैक रिजवान, सैफुल्ला कुरैशी, जीशान अली और शमा परवीन। भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है और अलकायदा से संबंध का आरोप। लेकिन शमा परवीन जो एक लड़की को पकड़ा गया है उससे अभी एटीएस पूछताछ कर रही है। यह शमा अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन गिरफ्तार है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में थी। भारत में धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश रच रही थी। AQIS यानी अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की मॉड्यूल सरगना थी। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही थी। इसका मकसद भारत को अंदर से तोड़ना था। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया। बेंगलुरु से गुजरात एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया। 30 साल की परवीन सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़ी। फिलहाल गुजरात एटीएस इससे पूछताछ कर रही और इसके नेटवर्क के बाकी सदस्यों और साजिशों का पता लगा रही। शमा परवीन के पास से कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए। इसमें पाकिस्तान में उसके सीधे संपर्क के सबूत मिले। उसके नेटवर्क में पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों के लोग भी शामिल हैं। एक हफ्ते पहले AQIS से जुड़े 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। शमा AQIS चीफ रहे। मौलाना असीम से बहुत प्रभावित थी। मौलाना असीम के भड़काऊ बयान लगातार पोस्ट करती थी। 2014 में अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने मौलाना असीम को AQIS का चीफ बनाया था भारत में। मौलाना असीम उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। 2019 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने उसे मार गिराया। लेकिन असीम के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वह बेंगलुरु में छिपकर सोशल मीडिया पर नेटवर्क चला रही थी और एटीएस को उसके पास से मोबाइल और लैपटॉप मिला है। एटीएस के मुताबिक इससे कई अहम सुराग मिल सकते हैं। शमा परवीन झारखंड की रहने वाली है। इसके परिवार को भी उसके काम के बारे में जानकारी नहीं है। AQIS में 150 से 200 आतंकी होने का दावा है। अब इसे रिमांड में लिया गया है और उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। सुनिए जरा एटीएस के DIG क्या कह रहे हैं और गुजरात होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। गुजरात एटीएस के द्वारा एक केस किया गया था जिसमें अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए 4 आरोपियों की अरेस्ट की गई थी। इन सभी आरोपियों का 14 दिन का हमें रिमांड मिला था। इस रिमांड के दरमियान जो दिल्ली निवासी फैक है, इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को लेन देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं और जिहादी मुद्दों पे ये लोग डिस्कस भी करते हैं। और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि RT नगर बेंगलोर में रहती है। वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफ़ी पॉपुलेटेड है। 10,000 से ज़्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। जो शमा परवीन है
इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी, खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले इंडियन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। तो भारत आतंक की चौतरफा कमर तोड़ रहा है, चाहे वो अलकायदा हो या फिर टीआरएफ। आपको याद होगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर का ही एक मुखौटा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये टीआरएफ बीच में देख रहे हैं, ये टीआरएफ का लोगो है। हाफिज सईद लश्कर का मुखिया, इसने बनाया टीआरएफ, और टीआरएफ का मुखिया बनाया सैफुल्लाह का। ये वही सैफुल्लाह जो भारत जब अटैक कर रहा था तो ये कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया। अब बड़ा एक्शन ये हुआ है कि अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र ने टीआरएफ को दरअसल बैन कर दिया है और आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो भारत की एक बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के लिए झटका है कि टीआरएफ को किस तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया गया है। टीआरएफ अब पिंजड़े में, जेल में और बेड़ियों में होगा। यूएन ने पहलगाम के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार बताया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने एक रिपोर्ट जारी की। ग्लोबल टेररिस्ट संगठनों पर यह रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। टीआरएफ ने हमले वाले दिन 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। टीआरएफ ने घटनास्थल की फोटो भी जारी कर दी थी। अगले दिन फिर से आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल को अचानक अपना दावा वापस ले लिया, इस डर में कि हमारा खात्मा हो जाएगा। इसके बाद टीआरएफ ने कोई और बयान नहीं दिया। किसी संगठन, दूसरे संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। आतंकी संगठनों में द रेजिस्टेंस फ्रंट नया नाम है। आर्टिकल 370 जब कश्मीर से हटा, उसके बाद यह संगठन बना। लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा की मदद से टीआरएफ को खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर की मदद के बिना हमला संभव नहीं था। लश्कर और टीआरएफ के बीच गहरा संबंध है। हाफिज सईद लश्कर का संस्थापक रहा है और उसी ने इस संगठन को बनाया, क्योंकि जब इन आतंकी संगठनों पर बैन लग जाता है, इनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, तो ये दूसरे नाम से एक संगठन बनाते हैं काम करने के लिए। अगली तस्वीर दिखाऊं, आज भी पहलगाम पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, जिसमें गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विपक्षी नेताओं ने भी अपने अपने भाषण दिए। पहलगाम हमले पर क्या कहा, सुनिए जरा सियासतदानों ने। प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसने लश्कर-ए-तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है। दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर-ए-तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे। पहलगाम अटैक आपके सामने, हम सबको मालूम है 26 सिविलियंस मारे गए। देखिए, नेता के शब्दों में कंसेप्चुअली हाउ क्लैरिटी इट वाज कि तुमको कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो सजा तुमको मिलेगी। और आपको मालूम है, हम सबको मालूम है
कि 13 दिनों के अंदर भीतर जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम के बाद जब चूंकि सदन नहीं बैठ रहा था तो मैंने लगातार लेख भी लिखे। एक लेख लिखा था सर, यूनिटी इन ग्रीफ। इस देश की एक खूबसूरती है सर, कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, ये देश एक जैसा सोचने लगता है सर। ये जो नेशनल यूनिटी इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ है, इट शुड बिकम अ काइंड ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वैलिड क्रिटिसिज्म। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। मोदी के सरकार में आतंकवाद के बारे में क्या बदला? नंबर 1, we have been able to put terrorism on the global agenda. We have every forum, BRICS हो, Quad हो, SCO हो, bilateral हो. Today, if terrorism is on the global agenda, it is due to the efforts of the Modi government. दोहराइए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, एक मौलाना साहब पिट गए। मौलाना की पिटाई और सियासत गरमाई। आप जानते हैं मौलाना साजिद रशीदी को अमूमन टीवी चैनल में डिबेट पर बैठते हैं, एक पक्ष रखते हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर जिसमें आपको डिंपल यादव नजर आ रही हैं। ये दिल्ली में संसद के पास एक मस्जिद है, उस मस्जिद में डिंपल यादव गई थी। डिंपल बैठी है, ये डिंपल आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये इकरा हसन अखिलेश की सांसद बैठी हैं। तो डिंपल बैठी थी, बहुत शालीन तरीके से डिंपल बैठी हैं और कपड़े भी उनके बहुत शालीन हैं। लेकिन साजिद रशीदी साहब को ये अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और उसके बाद क्या हुआ अगली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, एक टीवी डिबेट में थे और वहां उनकी पिटाई हो गई। सपा कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी है साजिद रशीदी की। डिंपल यादव पर टिप्पणी का मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया है। टिप्पणी के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने नोएडा के एक न्यूज स्टूडियो में मौलाना की पिटाई कर दी, जिसके बाद मौलाना साजिद रशीदी ने अपना मुस्लिम कार्ड चल दिया और शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। इकरा हसन के बारे में जो कुछ बोला गया योगेंद्र सिंह की तरफ से, उसके बारे में समाजवादी पार्टी के किसी आदमी ने कोई बयान नहीं दिया और ना योगेंद्र सिंह को जाके मारा, क्योंकि वो हिंदू है बोलने वाला और जिसके लिए बोला गया वो मुसलमान है। यहाँ उसका उल्टा है, जिसके लिए बोला गया वो हिंदू है, जिसने बोला वो मुसलमान है। इसलिए जानबूझकर मेरे साथ ये किया गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और ये बहुत अच्छा इसलिए हुआ, मैं इसको अच्छा इसलिए मानता हूँ कि ताकि पता चल जाए लोगों को कि समाजवादी का असली चेहरा मुसलमान के लिए क्या है। दरअसल डिबेट के दौरान न्यूज स्टूडियो में मौलाना रशीदी अपने बयान पर अड़े रहे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिए। श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है। लेकिन सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। सपा कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जताने के लिए सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? अखिलेश तोल मोल कर क्यों बोल रहे हैं? जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अपशब्द कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले, मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। और डिंपल पर जो साजिद रशीदी ने कहा, उसके बाद देखिए बीजेपी यानी एनडीए के नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे जो डिंपल यादव के लिए कहा गया। समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, कांग्रेस के नहीं, आरजेडी के नहीं, बीजेपी और एनडीए के नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे डिंपल यादव के हक में और मौलाना के खिलाफ। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद पोस्टर लगाए गए, पत्नी के अपमान पर अखिलेश यादव को देख रहे हैं, उनका कार्टून बनाया गया और उनका मुंह बंद कर दिया गया कि अपमान पर भी अखिलेश यादव चुप हैं। अब देखिए कि मौलाना साहब की पिटाई क्यों हुई, क्या हो गया आखिर स्टूडियो में ऐसा जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया और किस वजह से। एक ये तस्वीर है, इस पर टिप्पणी की, उसके बाद यह हुआ। मौलाना साजिद रशीदी एक न्यूज चैनल में उनकी पिटाई हुई। यह घटना नोएडा के एक प्राइवेट न्यूज चैनल के स्टूडियो में घटी है। दरअसल डिबेट के बाद
मौलाना साजिद रशीदी स्टूडियो में खड़े थे, तभी अखिलेश के कार्यकर्ता कुलदीप भाटी ने उन पर थप्पड़ जड़ दिए। खबर है कि मौलाना रशीदी की इस पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, इसलिए मौलाना साजिद रशीदी ने आरोप लगाया कि ये पूर्व नियोजित था, प्लानिंग के साथ उनकी पिटाई की गई। उन्हें अखिलेश यादव की पार्टी सपा से लगातार धमकियां मिल रही थीं। दरअसल पिछले दिनों डिंपल यादव एक मस्जिद में गई थी। यह मस्जिद संसद मार्ग पर संसद भवन के ठीक बगल में। डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव और दूसरे कई सांसद मौजूद थे। इनमें कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी थी। मौलाना ने टीवी डिबेट में इकरा के कपड़ों की तारीफ की। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के कपड़ों पर ओछी टिप्पणी कर दी। इस घटना के बाद मौलाना रशीदी का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद नोएडा से लखनऊ तक मामला गर्मा गया है। लखनऊ में मौलाना के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई, नोएडा में भी मौलाना के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी गई है। सुनिए जरा, इसके बाद साजिद रशीदी से बात की गई, क्या कह रहे हैं। दोस्तों, एक वीडियो वायरल है जिसमें कल सपा के 2-3 गुंडों ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं आपसे हमदर्दी नहीं मांग रहा हूं, एक फर्क बताना चाहता हूं। इसी पार्टी की एक सांसद है इकरा हसन, एक योगेंद्र सिंह नाम के आदमी ने उसको बाकायदा शादी करने का न्योता दे दिया और उसके बारे में अपशब्द बोले। सपा के इन गुंडों ने, अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव ने, या जितने भी सपा के दंगाई हैं, मैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव को दंगाई नहीं बोल रहा हूं, कभी मेरी बात को फिर अन्यथा ले लिया जाए। ये जो गुंडे हैं जिन्होंने मेरे साथ जो किया है, इन गुंडों ने इकरा हसन के फेवर में जाकर, चूंकि वो भी एक महिला थी, वो भी सपा की सांसद थी, योगेंद्र यादव को थप्पड़ नहीं मारा। मैं चूंकि एक मुसलमान हूं, इकरा भी मुसलमान थी, इसलिए समाजवादी में उसको हिमायत नहीं मिली। मैं भी एक मुसलमान हूं, इसलिए सपा के इन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ, वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ, वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। डिंपल यादव और उनके सारे सांसद मस्जिद में गए थे। ऐसे तो मस्जिद इबादत की जगह है, सियासी काम नहीं करना चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरह मौलाना रशीदी ने उनका अपमान किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? उनको उन पर कार्रवाई का मांग करना चाहिए। साजिद रशीदी अब कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें फोन करके धमका रहे हैं। एक फोन ऐसा ही उन्होंने रिकॉर्ड किया है और सार्वजनिक किया है, सुनिए जरा। हेलो, हाँ जी, मौलाना साहब हो गए फ्री? नहीं, फ्री नहीं हो गए, डीसीपी साहब के ऑफिस में हूँ। हाँ जी, अरे डीसीपी साहब के ऑफिस में हूँ भाई। अच्छा, टाइम चेक करो पड़ रहे हो, एफआईआर मत करो, माफी मांगे काम खत्म कर लो, ये बता रहे हैं तुम्हें। क्या करके? माफी मांगे काम खत्म कर लो। अच्छा, इन चीजों में कोई फायदा नहीं रखा। तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी मत करो, पिटे हो, कल और कुटोगे, क्या फायदा होता? कितनों के खिलाफ एफआईआर करोगे तुम? ठीक है, ठीक है। अभी तो हम जूते मारेंगे, तो मैं तुम्हारे घर में घुस के औकात से आगे निकल गए हो, ओवर लिमिट है, तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार बन गए, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें घर में घुस के जूते मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा जी, बदतमीजी करेगा तू, इतने बड़े लोगों के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, तू छोड़ देंगे, मारेंगे। कौन, क्या नाम है आपका? अरे राजेश सैनी नाम है, लिख पूरा। राजेश सैनी कहाँ से? राजेश सैनी अलीगढ़ से, पूर्व प्रत्याशी मथुरा विधानसभा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अलीगढ़, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर समाजवादी पार्टी। लिख ले, ढंग से लिख। अच्छा जी, है ना? तेरे थोबड़े को जूते और पड़ेंगे घर में घुस के, समझ गया? समाजवादी, इसलिए यहीं रुक जा, ज्यादा आगे मत बढ़। अच्छा, हाँ, यहीं रुक ले, ज्यादा ज्ञान मत बांटे, समझ गया? अच्छा अच्छा। तो ये समझाने के लिए मैं जब भी फोन किया था, अच्छा, बड़ा टीवी पर डिबेट कर रहा है ना, तो डिबेट हाँ, सब भूल जाए तो ये डिबेट। अच्छा अच्छा।
10-20 ले लेगा की मदद करते हो तुम। अच्छा, मैं इतना ही कहना था, मुझे ज्यादा नहीं कहना था उससे, तेरी औकात नहीं ज्यादा कहने की सुनने की। तो साजिद रशीदी ने भी इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं पर बाबा के बोल पर बवाल हो गया है। पिछले दिनों अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया जिसके बाद हंगामा हुआ। अब प्रेमानंद महाराज जी ने एक बयान दिया है। देखिए बयान क्या दिया है, उस बयान पर हंगामा भी हुआ, सवाल भी खड़े हुए कि इतने बड़े संत इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। इसी तरह जो लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है उसके अंदर एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती है। 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। ऐसे में बहू या फिर अच्छा पति मिलना मुश्किल है। लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है। ऐसे लोग ना तो सच्चे पति बन सकते हैं और ना सच्ची बहू। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था पिछले दिनों, पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियां लाते हैं शादी करके जो पहले ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। 25 साल की लड़की पूरी तरह जवान होती है तो कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। अब इस पर देखिए खुशबू पाटनी ने जवाब दिया है ऐसे संत महात्माओं को। पूर्व आर्मी अफसर हैं खुशबू पाटनी। उन्होंने कहा अगर यह शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है? क्या लड़के शामिल नहीं होते हैं? किस आधार पर एक कथावाचक ऐसा भद्दा बयान दे सकता है? खुशबू बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन है। यूपी के बरेली की रहने वाली हैं। 11 साल तक सेना में अफसर रही हैं। 2024 में मेजर के पद से रिटायर हुई। अगला नाम बबीता चौहान का है। उन्होंने कहा मैं कथावाचक की टिप्पणी का घोर विरोध करती हूं। आयोग उनके बयान का संज्ञान लेगा। महिलाओं और बेटियों को लेकर बेहद हल्की बात की है। कोई भी इतनी गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक ऐसी बात कर रहे हैं, उनको सुनने हजारों की भीड़ भी आती है जिसमें 80% महिलाएं ही होती हैं। उसके बाद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं देश की आधी आबादी महिलाओं की है। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी जी बैठी थी। प्रदेश की कुर्सी पर मायावती जी बैठी थी। सरस्वती जी महिला है, दुर्गा जी महिला है, सारी शक्ति तो वही है। हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रेमानंद जी और बाकी सियासतदान और बड़ी हस्तियां। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ। तो माता जी अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है,
उसमें क्या गलत है? कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में जरूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। सरस्वती कहाँ है? महिला। लक्ष्मी कहाँ है? महिला। नाम क्या है? महिला। दुर्गा का नाम है? महिला। तो सारी ताकत तो वहाँ है और आप उस पे उंगली उठा रहे हैं। भाई हम आपकी बात से सहमत हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं एक और खबर, जहां ये आप देख रहे हैं अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूका गया है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों ने विरोध दर्ज कराया था अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की। कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। आचार्य जी कह रहे हैं वो AI वाला था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, IAS की उठक बैठक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। IAS अफसर से भी उठक बैठक करवा ली गई। वकीलों के बीच IAS साहब खड़े हैं, माइक हाथ में है, चारों तरफ वकीलों ने घेर रखा है और उसके बाद उठक बैठक शुरू हुई। और आइए देखिए जरा कि एक IAS को आकर क्यों उठक बैठक करनी पड़ी। यह अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां वकीलों के आंदोलन के बीच IAS रिंकू सिंह उठक बैठक करते नजर आए। दरअसल शाहजहांपुर के पुवाया तहसील में एक वकील साहब दीवार पर टॉयलेट कर रहे थे। उनके दीवार पर गंदगी करने को लेकर ट्रेनी IAS रिंकू सिंह ने आपत्ति जताई और खबर है कि IAS अधिकारी रिंकू सिंह ने वकील साहब को वहां उठक बैठक करा दी। इसी बात को लेकर पुवाया तहसील में स्थित गर्मागर्मी हो गई स्थिति और तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। इस बीच धरने पर बैठे वकीलों के बीच SDM रिंकू सिंह पहुंचे और समझाने की कोशिश की। इस दौरान किसी वकील ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी साफ सफाई की है, लेकिन यहां बहुत गंदगी है, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या आप इसके लिए उठक बैठक करेंगे? जिसके बाद SDM रिंकू सिंह ने कहा कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत हद तक साफ सफाई पर ध्यान दे रहा हूं, फिर भी अगर गंदगी है तो मैं जिम्मेदार हूं, इसके लिए माफी मांगता हूं, और उठक बैठक को भी तैयार हो गए। इसके बाद IAS सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। इस दौरान कई वकीलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। IAS अधिकारी रिंकू सिंह का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंगलवार को IAS का शाहजहांपुर में अपने काम का पहला ही दिन था और पहले ही दिन उठक बैठक करनी पड़ गई। सुनिए जरा IAS अफसर रिंकू सिंह को, SDM शाहजहांपुर हैं, क्या कह रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील पर्सनल हो रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए उसमें वाले, उसमें टॉयलेट में करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठवेटर लगाई, जिससे वो आगे के लिए आगाह रहें। मैंने कहा कि आप उठवेटर लगाई, जिससे आपको कभी एहसास करें कि आपके तहसील पर्सन की गंदगी है, कि आप यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट भी गंदे हैं, और कैसे समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है। उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठवेटर लगा सकते हो? मैंने कहा हाँ, गलती तो गलती है। उन्होंने समझाया कि भाई मेरी जो सफाई कर्मचारी के लिए उठवेटर से बड़ी समस्या हो, और ये गलती है तो ये गलती है, तो उन्होंने उठवेटर लगाइए, लगा दी। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है जो अमेरिका से आई है। बहुत दिनों से ट्रंप धमकी दे रहे थे, लेकिन ट्रंप का भारत पर टैरिफ, बम और वॉर सामने आ गया है। ट्रंप ने बाकायदा खुद इसके लिए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अमेरिका भी गए थे। माना जा रहा था शायद ट्रंप थोड़े लचीले होंगे, लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ट्रंप ने बाकायदा ये ट्वीट किया है
और लिखा है कि भारत जो है अब 25% टैरिफ भारत पर लगेगा। अब आपको बताऊं ये टैरिफ लगने का मतलब क्या है, 25% टैरिफ क्यों लग रहा है, किस चीज की पेनाल्टी है भारत पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसकी घोषणा की। ट्रंप ने अपने पोस्ट में भारत को अमेरिका का दोस्त कहा। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने भारत के साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप को भारत का रूस से हथियार खरीदना पसंद नहीं, साथ ही भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल न खरीदे। ट्रंप को लगता है कि इसी वजह से रूस यूक्रेन जंग खत्म नहीं हो रही। रूस से भारत और चीन लगातार तेल गैस खरीद रहे हैं, इस वजह से रूस को जंग के बीच भी बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि दुनिया यह चाहती है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। इसके बाद ट्रंप ने लिखा, दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। 25% टैरिफ के साथ ही भारत पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर एक और पोस्ट कर सफाई दी है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन अब ये जो टैरिफ लगा है, आपको बताऊं टैरिफ लगाने से आखिर क्या होगा, भारत पर इसका सीधे सीधे क्या असर पड़ने वाला है, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 69 लाख करोड़ का सामान बेच दिया था। इस तरह का सारा सामान भारत अमेरिका को दवाइयां, कपड़े, आईटी सेवाएं देता है। टैरिफ से यह सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा, यानी ये जब वहां जाएगा तो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा तो वहां का जो लोकल सामान है उससे ज्यादा महंगा होगा, तो लोग ये ना खरीद कर लोकल सामान अमेरिका का खरीदेंगे। इससे भारत का अमेरिका में निर्यात घट जाएगा। अमेरिका भारत से कपड़ा और फुटवेयर खरीदता है। 25% टैरिफ लगने से अमेरिकी बाजार में ये सामान महंगे हो जाएंगे। ज्वेलरी और डायमंड पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डायमंड निर्यातकों में से एक है। अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में डायमंड का आयात करता है। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में ऑटो पार्ट्स भी बेचता है और 25% टैरिफ से अमेरिका में भारतीय मांग प्रभावित हो सकती है। भारत 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मोबाइल और टेलीकॉम प्रोडक्ट बेचता है। टैरिफ की वजह से इनकी कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई प्रभावित होगी। भारत अभी रूस से सस्ता तेल खरीदता है, टैरिफ के बाद भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल और दूसरे सामान महंगे हो सकते हैं। इससे भारत को रूस से हथियार खरीदना मुश्किल हो सकता है। वहीं भारत को अमेरिका से हथियार खरीदना महंगा पड़ेगा। हालांकि भारत अमेरिका में अगस्त में इस पर बात होनी है। भारत को उम्मीद है कि ट्रंप टैरिफ कम करने पर तैयार हो जाएंगे। सुनिए जरा इस टैरिफ बॉम्ब के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। भारत को चिढ़ा रहा है, हर दिन भारत को अपमानित कर रहा है। कभी आसिम मुनीर को बुला के लंच देता है, कभी आसिम मलिक को बुला के लंच देता है। तो हर दिन वो भारत को अपमानित कर रहा है। और ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि अब भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए वो स्पष्ट करना चाहिए। हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है। भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है, आर ले रही है। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे। ये बनाइए हिंदुस्तान। भारत के द्वारा कोई आधिकारिक कोई सूचना ना मिले तब तक इस बात पर हमें राह देखनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ घोषणा की है और फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा है। तो जब तक भारत के तरफ से उस बात की पुष्टि नहीं होती, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में वेट करना चाहिए। और आज की एक अच्छी खबर कि जो फक्र करने वाला भी है और गर्व करने वाला भी, सबसे ताकतवर सैटेलाइट, भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर सैटेलाइट लॉन्च किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, निसार सैटेलाइट लॉन्च किया है भारत ने। ये लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीर है। 3, 2, 1, 0 All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds.
That's a magnificent of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी और जैसे ही सैटेलाइट लॉन्च हुआ, जरा इसरो की तस्वीर देखिए, श्रीहरिकोटा की तस्वीरें। मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे वहां। राइट, अब इस सैटेलाइट की खासियत आपको बताऊं, ये आखिर सबसे खास क्यों है। इसरो ने सबसे महंगा सैटेलाइट निसार लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर जीएसएलवी रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 18 मिनट में पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है और यह सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा। 12 दिनों में 11,000 से ज्यादा चक्कर लगाकर धरती की लगभग हर इंच जमीन की मैपिंग कर लेगा। सैटेलाइट में बहुत ही आधुनिक कैमरे लगे हैं। बादलों, घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखता है। धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है। मिशन का मुख्य मकसद है धरती और पर्यावरण को करीब से समझना। धरती की सतह या ग्लेशियर में कितना बदलाव हो रहा है, जंगलों, खेतों, दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति को यह मॉनिटर करेगा। समुद्र की लहरों और समुद्री पर्यावरण को भी ट्रैक करेगा। साथ साथ निसार एक हाईटेक सैटेलाइट है। पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे नासा और इसरो ने मिलकर दरअसल बनाया है। $1.5 बिलियन, करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए इस पर। पारंपरिक सैटेलाइट धरती पर तेजी से हो रहे बदलाव ट्रैक नहीं कर पाते हैं। निसार इस कमी को पूरा करता है। यह हर मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीरें लेता है। धरती की हर छोटी बड़ी हरकत को रियल टाइम में दिखाएगा। धरती पर 1 सेंटीमीटर के बदलाव को भी पकड़ सकता है। ये है इसकी खासियत। सुनिए जरा, मंत्री जितेंद्र सिंह इसरो में मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं। ये भारत की विश्व के साथ वैज्ञानिक साझेदारी है। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व बंधु दृष्टिकोण को साकार करता है, जिसमें भारत मानवता के सामूहिक कल्याण में योगदान देता है। इसरो और नासा के बीच पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन होने के नाते ये भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग और इसरो के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक ऐतिहासिक क्षण है। राइट, आज की एक और बड़ी खबर है। कैश कांड में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जस्टिस वर्मा से जुड़ा जो कैश कांड, इनके घर में जो जले हुए नोट मिले थे, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ महाभियोग तो आ रहा है, लेकिन मुझे तो किसी ने सुना ही नहीं, तो मुझे भी सुना जाना चाहिए। तो हुआ ये, जस्टिस यशवंत वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल उठाए। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जस्टिस वर्मा का व्यवहार भरोसे के लायक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जांच समिति पर ऐतराज था तो पहले चुनौती देते, लेकिन तब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, समिति के सामने पेश हुए, अब सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने सुनवाई की। जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब ने बहस की। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी। वर्मा ने रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग को रद्द करने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप पहले क्यों नहीं आए? जब इन हाउस कमेटी का गठन हुआ उसी वक्त आपने चुनौती क्यों नहीं दी? कपिल सिब्बल, जो कि वर्मा साहब के वकील थे, उन्होंने कहा, हमने जब देखा कि रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग की सिफारिश की जा रही है तभी कोर्ट आए, और इन हाउस प्रक्रिया की रिपोर्ट ही गैर संवैधानिक है। आपका यह व्यवहार भरोसा नहीं जगाता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर आपको लगता था कि यह संवैधानिक मुद्दा है तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आए? अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो सवाल उठाए गए, इस सवालों पर के बाद अब क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत वर्मा, क्या करेंगे इस मामले में? अगली सुनवाई आगे होनी है। अब आइए एक जरूरी बात आपको बताते हैं कि आखिर रियलमी प्ले पार्टी को रॉक करो रियलमी 15 सीरीज 5G के साथ इसके 50 मेगापिक्सल 4K 60 FPS कैमरास बनाएं, हर मूवमेंट को मास्टरपीस। फोटो एडिट करना है तो बस बोल दो, क्योंकि इसमें है AI एडिट जिनी, जो फोटोज करे ट्विक वॉइस कमांड से, और इसकी 7000 mAh स्लिम बैटरी तो बस चलती जाए। रियलमी 15 सीरीज 5G
लिव रियल इन एवरी शॉट। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग